बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज शहीद अरशद शरीफ का दिन मनाने के लिए 3 मई को मैं इस्लामाबाद आया था और इस्लामाबाद में एक तकरीब में शिरकत भी की है। मुझे इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर दावत दी गई थी। मेरे इस्लामाबाद वाले साथियों ने मुझे रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज हो रहा है और एक बड़ा एहतजाज होगा, उसके अंदर आपने शिरकत करनी है 4:30 बजे। और उस हिसाब से फिर मैं लाहौर से गया था और मैं वहाँ पहुँच गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक सेमिनार चल रहा था और मुझे सेमिनार के बारे में पहले से ये नहीं पता था कि सेमिनार होगा। मेरा ये अंदाज़ा था कि प्रेस क्लब के बाहर कोई एहतजाज होगा, नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, और उसके अंदर मैं वहाँ जाकर बात करूँगा, हम नारेबाजी करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। शहीद अरशद शरीफ के मास्क लेकर गए हुए थे, एक एम्बुलेंस भी हम लेकर गए हुए थे, वहाँ पर हमने हवाले कर दी थी और अरशद शरीफ की अहलिया से हमने उसका इफ्तिताह भी करना था और ये सारी चीज़ें हम वहाँ करने के लिए गए थे। और मेरी टीम वहाँ पे मौजूद थी, मैं खुद भी वहाँ पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद मुझे हैरत हुई जिस तरह के मेहमानों को मैंने वहाँ पे देखा। लेकिन इसके बाद मैंने ये मुनासिब समझा कि जितने सवालात यहाँ पे उठाए जाएं, ना सिर्फ उसका जवाब दिया जाए बल्कि यहाँ पे डट कर बात भी की जाए और मौक़िफ़ वो वाला जो शहीद अरशद शरीफ का मौक़िफ़ था और जो हमारा मौक़िफ़ है उसको सामने रखा जाए। तो मौक़िफ़ रखने के लिए मैं वहाँ बैठ गया और मैंने ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, क्योंकि बाद औक़ात कुछ आवाज़ें आपको पसंद नहीं होती, उनकी बात भी आपको पसंद नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद आपको बात सुननी पड़ती है क्योंकि आपने अपनी बात करनी होती है। जब जावेद लतीफ़ ने तकरीर की, जावेद लतीफ़ को आते हुए देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। मेरे जाने के बाद वो वहाँ पर आए और जिस तरह उनको वहाँ पर तकरीर करने का मौका दिया गया, मुझे मज़ीद हैरत हुई। फिर जावेद लतीफ़ साहब ने वहाँ पर तकरीर की, उस बीच में कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन जब वो चले गए तो उसके बाद नौजवानों ने एहतजाज किया, रिजवान ने एहतजाज किया, ज़ुबैर ने एहतजाज किया, कुछ और नौजवान वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एहतजाज किया। और वहाँ मौजूद जो PFUJ के लोग थे या प्रेस क्लब के लोग थे, उनके साथ तकरार शुरू हो गई और ये नौजवानों को बाहर निकाला गया। मैंने उसी वक्त माइक लिया और माइक के ऊपर बोलना शुरू किया कि हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, हम ये भी बर्दाश्त कर देंगे, मत जाओ, रुक जाओ, हम अपनी बात करके जाएंगे। लेकिन वो नौजवान बाहर चले गए और मैं भी बाहर चला गया। इवन इसमें धक्कम पेल भी की गई उन नौजवानों के साथ भी और दूसरे लोगों को लगता है कि उनकी तरफ से, लेकिन मैं बाहर गया और मैं जाके उनके साथ बात करता रहा। मैंने भी वो स्टेज छोड़ दिया और बाहर चला गया। मैं भी चला गया था, सिद्दीक जान साहब भी थे और दीगर कुछ और सहाफ़ी भी थे, सभी इब्राहिम साहब भी थे, कुछ और सीनियर सहाफ़ी भी थे, ये सारे बाहर आ गए थे। वहाँ पर जाकर हमने बातचीत की नौजवानों के साथ और ये सारे नौजवान मेरे साथ ही काम करते हैं, छोटे भाइयों की तरह है। हम लोग इकट्ठे इस्लामाबाद जब भी आते हैं तो एक साथ खाते पीते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा जी हमें बड़ा दुख हुआ है ये सारा कुछ देख के। मैंने कहा दुख तो मुझे भी हुआ है, लेकिन क्या हमें इस जगह को यूं छोड़कर चले जाना चाहिए? अंदर शहीद अरशद शरीफ की फैमिली भी बैठी हुई है, क्या हमें बात किए बगैर जाना चाहिए या यहाँ पर बात करनी चाहिए? तो वहाँ पर यह तय हुआ कि हमें बात करके जाना चाहिए और हमें अपनी बात यहाँ पर डट कर सामने रखनी चाहिए जो हम कहना चाहते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग वापस गए और सब लोग वापस गए, कोई भी बाहर नहीं रहा, बल्कि मैंने वहां पे इंतजामिया को कहा कि सब वापस जाएंगे और बैठकर सब लोग सुनेंगे। और फिर हम लोग वापस गए, वापस जाकर अंदर बैठे, फिर दोबारा मुझे बात करने का मौका मिला और फिर मैंने पूरी बात की। बात का खुलासा यह है कि हमें सियासतदान नहीं मार सकते। मैंने ये भी बताया कि जावेद लतीफ़ ने एक प्रोग्राम किया था जिसको आपने बुलाया और वहां पे इसने उकसाया था मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए। उसके बाद मेरे पे पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। मैंने बताया, मैंने ये भी बताया कि अरशद शरीफ की ट्रोलिंग किसने की थी। सियासी जमातों के लोग तो एक दूसरे की करते हैं सहाफ़ियों की, लेकिन सहाफ़ियों ने अरशद शरीफ की ट्रोलिंग की थी, वो पाकिस्तान से बाहर गए थे। मैंने ये भी बताया कि सियासतदान हमें नहीं मार सकते, इनकी ये औकात ही नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है। हमें मारा एस्टेब्लिशमेंट ने और हमेशा एस्टेब्लिशमेंट मारती है और वही सबको मारते हैं। पहले भी वही मारते थे, आज भी वही मारते हैं। अगर किसी ने इकट्ठे होकर कोई जिद्दोजहद करनी है तो उनके खिलाफ करो जो सबको मारते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने बाहर एहतजाज किया और एक मुजाहरा भी हुआ। तो ये सारा आज का था, दिन की एक्टिविटी मैंने सारी आपके सामने रख दी है। और वो नौजवान अभी भी यहाँ मेरे पास मौजूद हैं जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिन्होंने एहतजाज किया था। और मैंने स्टेज के ऊपर कहा कि उन्होंने गलत नहीं किया, ज़रूरी नहीं है कि उनका मौक़िफ़ गलत होता, लेकिन दूसरी जाने PFUJ का ये कहना है कि हम तो सबको प्लेटफॉर्म देते हैं बोलने के लिए, तो ठीक है दें बोलने के लिए, बोले अगर अपनी बात करें, लेकिन हमारी बात भी सुने और हमें बोलने का हक भी दें। ये नहीं हो सकता कि हम आपकी बात सुने और आप हमें
गिरफ्तार करें और जेलों के अंदर डालें, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें एक लट्टू की तरह घुमाए इस मुल्क के अंदर। यानी मैंने ये भी देखा, और बल्कि मैंने ये वहाँ पे बात भी की है कि ये जो FIR होती है ना गद्दारी की और बगावत की, जो अरशद शरीफ पर की गई हैं, जो बाकी सहाफ़ियों पर की गई हैं, ये बगावत की और गद्दारी की FIR का कॉपीराइट कभी भी सियासतदानों के पास नहीं रहा। ये चरसी भंगी और जराइम पेशा लोगों से करवाई जाती है, और इसके पीछे वो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट होती है जिसके पास इन FIRs का कॉपीराइट है। बहरहाल खबरों की तरफ आ जाएं, ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, और ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होगा। हम इंसाफ मांगते रहेंगे, हमें अदालतों से उम्मीद है, और यही उम्मीद है कि अदालतें शहीद अरशद शरीफ के मामले में हमें इंसाफ लेकर देंगी, और इसको एक टेस्ट केस के तौर पे लिया जाएगा। बड़ी ज़्यादती हुई है, और इस ज़्यादती के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, और जब तक FIR नहीं होंगी, जब तक मुल्जिमान कटहरे में नहीं आएंगे, तब तक इसके ऊपर बात करते रहेंगे, इस इशू को हम उठा कर रखेंगे। लेकिन मुझे लगा कि मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, और मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे बात करनी चाहिए। मैं इस जगह को उन लोगों के लिए खाली छोड़कर नहीं जा सकता जिनकी बात मुझे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबकी पसंद नहीं थी, कुछ लोगों की पसंद नहीं है, कुछ लोगों के चेहरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, अच्छी तरह जानता हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद वहाँ बैठकर मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे अपनी बात करनी थी। यानी आज आप देख लें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही तो किससे कर रही है? इसहाक डार से। किससे कर रही है? ख्वाजा साद रफीक से। किससे कर रही है? पीपल्स पार्टी से। किससे कर रही है? नवाज शरीफ बरदरदारी की पार्टी से कर रही है। तो एक्चुअली आपको अगर अपनी बात सामने रखनी होती है तो आपको फोरम नहीं छोड़ना, आपको मैदान नहीं छोड़ना, वहां पे बैठकर आपको अपनी बात मुकम्मल करनी है। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, बाकी जिसकी जो मर्जी है वो बात करता रहे। अब आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। मैंने आपको रात को बताया था कि वो रिपोर्ट लिखेंगे और जमा करवाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट लिख दी है और जमा करवा दी है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मसले को कब उठाते हैं। इस मसले को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल जुमेरात है, कल उठा सकते हैं, परसों उठा सकते हैं जुमे वाले दिन, या मंडे को उठा सकते हैं, लेकिन इसको पहली फुर्सत में उठाना चाहिए क्योंकि 14 मई को तो इलेक्शन होना है उनके फैसले के मुताबिक। अब तहरीक इंसाफ ने क्या लिख कर दिया, जो मैंने आपको चीजें बताई थी उससे मिलता जुलता ही है, क्योंकि रात को मेरी बात हुई थी कुछ सोर्सेज से, तो जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी उसके मुताबिक ही है। उन्होंने कहा 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद लाजिम है। अदालत उज़्मा ने 19 अप्रैल को अपने हुक्मनामे में सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए इंतखाबात के इनेकाद के लाया अमल की तैयारी की तजवीज़ दी थी। तहरीक इंसाफ ने अदालत में करवाई गई यकीन दहानी की रोशनी में मुज़ाकराती टीम बनाई और टीम के लोगों के उसके बाद उन्होंने नाम लिखे, और उन्होंने कहा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के अलावा बाकी PDM की सारी जमातें और पीपल्स पार्टी वगैरह ने मिलकर काफ लीग ने भी अपने नुमाइंदे नामजद किए थे। फिर उन्होंने कहा कि PDM की कमेटी वजीर खजाना इसहाक डार के ज़ेर निगरानी थी, बाकी लोगों के उन्होंने नाम लिखा, और फिर उन्होंने कहा पूरी नेकनियती से हम लोगों ने मुज़ाकरात किए 27, 28 अप्रैल और 2 मई को, और इस बातचीत के नतीजे में फ़रीक़ैन के दरमियान 3 नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ था। और इसमें कहा गया कि फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ा तौर पर समझते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात अहम हैं और तनाज़ात का हल सियासी जमातों के पास है। नेक नियति से बातचीत और ऐसे हल की दरियाफ्त की कोशिश करेंगे जो आवाम के हक में हो और आइन और कानून के दायरे के अंदर हो। फिर यह कहा गया फ़रीक़ैन के माबैन इत्तफ़ाक़ हुआ कि बातचीत को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर उन्होंने कहा कि इस बात पर मुत्तफ़िक़ है 4 अप्रैल के हुक्मनामे पर इस वक्त तक कोई असरात मुरत्तब नहीं होंगे जब तक दोनों के माबैन आइनी हुदूद के अंदर कोई मामला तय पाकर अमल में नहीं आ जाता। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो 4 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि 14 मई को आप इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान में, वो फैसला बरकरार रहेगा तब तक जब तक कि ये किसी और नतीजे पर नहीं पहुंच जाते। ये चीज़ तय पा गई थी, अब ये आपको कहीं रिपोर्ट नहीं हुई। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने यह बताया कि इब्तदा में समझती थी कि असम्बलियों के 90 रोज़ में इलेक्शन मुनक्कद होने चाहिए। 14 मई की तारीख मुकर्रर कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट, और 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद आईनी तकाजा है और इसे फ़रीक़ैन की राय से बदलना मुमकिन नहीं है। कोई चाहे तो इसकी राय ये बदल नहीं सकता ये फैसला। और इसके बाद उन्होंने कहा कि PDM इत्तेहाद से भी आइन पर अमल करने और 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल दरामद की हमने गुजारिश की है। यानी उन्हें कहा है कि आप 14 मई को इंतखाबात करवा दें पंजाब में, और PDM इत्तेहाद पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इनेकाद पर भी हमने जोर दिया है। यानी ये भी कहा कि वहां पर भी कराएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 शराइत पेश की हैं।
अब वो जरा शराइत आप सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा तरीके इंसाफ किस तरफ लेकर जा रही थी मामले को। पहली शर्त यह है कि कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली, इन तीनों को 14 मई या उससे पहले तहलील कर दिया जाए, पहली शर्त। दूसरी, कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात होंगे वो 60 दिन के अंदर अंदर करवाए जाएंगे। यानी ये नहीं करना कि अब 90 दिन तक हम ले जाएंगे क्योंकि असम्बली तहलील हुई है, तो जब असम्बली तहलील होती है तो 90 रोज का टाइम होता है, ये नहीं करना। 60 रोज में आप इंतखाबात करवाएंगे। लिहाजा पहली शर्त यह है कि तीनों असम्बलियां तहलील की जाएं, 2 सूबाई और 1 वफाकी कौमी असम्बली, और 14 मई या उससे पहले की जाएं। और दूसरी शर्त यह है कि 60 रोज के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं, 90 रोज की जरूरत नहीं है। वैसे भी आईन ये कहता है 60 से 90 रोज के बीच में हो सकते हैं, तो 60 रोज में इंतखाबात करवाए जाएं। और साथ ये भी कहा गया कि क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 90 रोज गुजर चुके हैं, तो इस मामले को एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। तो आइन में ताख़ीर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तहरीक इंसाफ के लोग वापस जाएंगे असम्बली के अंदर, और फिर एक आईनी तरमीम होगी वन टाइम के लिए, सिर्फ एक बार के लिए मौसर आईनी तरमीम की जाएगी, जिसके जरिए से ये सारा मामला हो जाएगा। तमाम जमातें, आखिरी शर्त ये थी, अब ये तीसरी है कि तरमीम की जाएगी, तहरीक इंसाफ वापस जाकर करेगी, और चौथी और आखिरी शर्त ये थी कि तमाम जमातें इंतखाबात के नताइज को कबूल करेंगी। इन निकात पर एक तहरीरी मुआहदा भी किया जाएगा, ये भी कहा गया था, जिस पर अमल दरामद के लिए उस मुआहदे को सबके दस्तखत के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाएगा। अब पीटीए ने अपनी दरखास्त में कहा कि पीडीएम इत्तेहाद ने हमारी इन तजावीज़ से इत्तफाक नहीं किया। पीडीएम इत्तेहाद के मुताबिक कौमी और सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ 30 जुलाई को तहलील की जाएंगी। वो नहीं चाहते कि असम्बलियाँ जून में तहलील की जाए, वो 30 जुलाई को तहलील करना चाह रहे हैं। तो फिर अगर जुलाई में तहलील करेंगे तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये तो 3 महीने गुजर जाएंगे। तो इलेक्शन तो ये नवंबर में ले जाएंगे कि जी अब 90 रोज वाला हमारे पास आ गया है, और अगर 60 रोज में करेंगे तब भी वो अपने असली टाइम पे चला जाएगा तकरीबन। यानी 30 जुलाई को करने का मतलब है 13 अगस्त को तो वैसे ही खत्म हो रही है, तो सिर्फ 13 दिन का जो फर्क है वो तो कोई फर्क नहीं है। और ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मानती, और उन्होंने माना भी नहीं। उन्होंने इस्तदा की है कि मंदरजा वाला निकात को देखते हुए अदालत से हम दरखास्त कर रहे हैं कि अपने 4 अप्रैल के हुक्मनामे के ऊपर मनोअन अमल करवाने का एहतमाम करे। मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले की रोशनी में पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवा दिया जाए। अब ये है जी। अब दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के केस में 14 मई को इलेक्शन के अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए दरखास्त दायर कर दी है। देखिए, ये जो दरखास्त आई है ना, इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि फैसला यही था। वो जो 4-3 वाला है वो कहानी है, सिर्फ 3-2 वाला फैसला है। अब इलेक्शन कमीशन के जरिए से दरखास्त की गई है, क्योंकि पीडीएम की जमातें खुद ये दरखास्त इसलिए नहीं करना चाहती कि अगर पीडीएम की जमातें खुद ये दरखास्त करेंगी तो फिर वो 2-3 के फैसले को कानूनी तौर पे टेक्निकली तस्लीम कर चुकी होंगी, लिहाजा वो इससे अभी भागना चाहते हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की ये एक दरखास्त आई है, हो सकता है इसको एंटरटेन किया जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 1-2 हफ्ते और आगे बढ़ा दें, और वो ये कहें कि क्योंकि अभी तक पैसे नहीं मिले, सिक्योरिटी नहीं मिली, और ये सारी चीजें जिन लोगों ने की हैं या जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लिहाजा इलेक्शन को इतने दिन आगे लेकर जा रहे हैं, तो ये अब इलेक्शन इस तारीख को होगा। देखने में तो यही है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो सकता है कि एक मरतबा फिर हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को दोबारा बैठने के लिए कहे, और ये दोनों जमातें दोबारा बैठकर, यानी दोनों फ्रीकैन दोबारा बैठकर किसी दरमियानी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के अंदर ये सोच है कि अगर बजट ये हुकूमत पेश कर भी देती है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नई हुकूमत आने के बाद एक नया बजट भी पेश कर सकती है, या निगरान हुकूमत भी मामलात को देख सकती है अगर उसके अंदर टेक्नोक्रेट शामिल हो तो। बहरहाल उस बजट की कोई अहमियत नहीं रहेगी कि अगर बजट के फौरन बाद ये असम्बलियां तहलील कर देते हैं। फर्ज कीजिए बजट पेश किया 10 जून को या 12 जून को या 8 जून को, और 15 जून को असम्बलियां तहलील कर दी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों का यह मानना है कि वो बजट इंप्लीमेंट होने से पहले ही हुकूमत क्योंकि तहलील हो जाएगी, तो निगरान हुकूमत आकर चीज़ों को रोक सकती है, और कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान की इकॉनमी के खिलाफ जा रही हो उसको होल्ड किया जा सकता है, और फिर नई आने वाली हुकूमत जो है वो एक सप्लीमेंट्री बजट या एक भरपूर बजट दोबारा पेश कर सकती है। इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। 21 अरब रुपए आए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है जी दें इनको। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं हुकूमत इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए तो क्या 35 अरब रुपए भी दे सकती है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक
वजीर ख़जाना है, उनके पास तो इन्फॉर्मेशन होगी, अगर वो कह रहे हैं तो फिर हुकूमत दे सकती होगी। दूसरा, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी कर ली है, ANP ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें शिरकत नहीं की और मेरे ख्याल में उनका अकलमंदी वाला फैसला था, क्योंकि उनके सारे मुखालिफिन को इसके अंदर बिठाया गया था और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने वही कुछ किया अदालतों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, जो कुछ वो पिछले काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें बोलने के बाद मेरे ख्याल में अगर यही कुछ बोलना था या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में यही कुछ करना था, ऐसा लगता है कि एलामिया पहले से तैयार था, वो आए, वो बैठे, उन्होंने गपशप की और आकर एक एलामिया दे दिया। ये सारा कुछ तो कौमी असम्बली में बहुत देर से हो रहा है। इसमें उर्दू का एक बड़ा ज़बरदस्त वो है, नशस्तम गुफ्तम बर्खास्तम, आए बैठे बात की और निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। बहरहाल इमरान खान साहब ने दुरुस्त फैसला किया कि वो इस APC का हिस्सा नहीं बने। उन्हें शायद आइडिया था कि इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है पाकिस्तान के शहरियों के नाम, और उन्होंने ये कहा कि हफ्ते के दिन मगरिब से 1 घंटा पहले अपने अपने गाँव में, अपने अपने मोहल्लों में जमा होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को आइन के साथ इजहार यकजहती करनी चाहिए। जजेस कभी भी हीरो या विलन नहीं होते, उनके फैसले साबित करते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं। बाज़ औक़ात इन्हीं जजेस के फैसले आपको पसंद नहीं आते और बाज़ औक़ात इन्हीं जजेस के फैसले आपको पसंद आते हैं। बाज़ औक़ात इन्हीं जजेस के फैसलों के ऊपर आप इख्तलाफ भी करते हैं, बाज़ औक़ात आप इत्तफाक भी करते हैं। तो जजेस के फैसले जो हैं वो बताते हैं कि वो आइन के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। पाकिस्तान के शहरियों को आइन पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए। बार इमरान खान साहब का ये ऐलान है और उन्होंने वीडियो पैगाम दिया है कि तमाम शहरी वो निकले और निकलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि अगर आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट का साथ देना पड़ेगा, वरना उनके ऊपर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है और लड़ाई जैसा एक माहौल भी पैदा कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब चले गए हैं नवाज शरीफ को मिलने लंदन, और उसके बारे में आपको बताता हूँ अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का